यस, प्रिय विद्यार्थियों, अपना बीए सेकेंड ईयर के अंदर टॉपिक चल रहा था तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अंदर अपन ब्रिटिश कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका जहां पर ब्रिटिश जैसे देश होते हैं वहां पर संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदात्मक शासन प्रणाली के अंदर कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरा होता है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत ब्रिटेन का सम्राट आता है और वास्तविक कार्यपालिका के अंदर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और वहां की मंत्री परिषद का अध्ययन किया जाता है। विगत कक्षा के अंदर अपन ने सम्राट और राजमुकुट, जो शब्द एक दूसरे के पर्याय से लगते हैं लेकिन वास्तव में इन शब्दों के बीच में कितना और कैसा अंतर है, इसके बारे में अपन ने विगत वर्ष कक्षा के अंदर अध्ययन किया था। आज संस्थात्मक शासन प्रणाली के वास्तविक हेड, वास्तविक कार्यक्रम अधिकारी, जिसको मंत्रिमंडल या ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कहा जाता है, उसके बारे में अपन विचार विमर्श करेंगे। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इस संदर्भ में यह है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अंदर अर्थ इसका यह है कि मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम से प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए ये व्यक्तियों की समिति को कहा जाता है, जिन्हें लोक सदन के, क्योंकि ब्रिटेन का जो निम्न सदन है वह लोक सदन है, उसका बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। मंत्रिमंडल आते ही हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि यह कुछ व्यक्तियों या कुछ सलाहकारों या कुछ परामर्शदाताओं की एक समिति है। इसको नियुक्त कौन करता है? इसको नियुक्त करता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। किसके नाम से करता है? राजमुकुट के नाम से करता है। और इनकी नियुक्ति करते वक्त वह इस बात का ध्यान रखता है कि जिन लोगों को परामर्शदाता या मंत्रिमंडल के अंदर नियुक्त किया जाता है उनको लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। वो लोक सदन या लोकसभा किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि ब्रिटिश का मंत्रिमंडल व्यक्तियों की एक ऐसी समिति होती है जिसको प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राजमुकुट या राजा के नाम से नियुक्त किया जाता है, और जिन लोगों को लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है वे लोग ही मंत्रिमंडल के अंदर नियुक्त किए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडल भारत के अंदर मंत्रिमंडल से कुछ अर्थों में भिन्न है। भारत एक लंबे अरसे तक ब्रिटेन का गुलाम रहा। ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली का भारत के द्वारा अडॉप्ट किया गया ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली को, लेकिन ब्रिटेन के अंदर कार्यपालिका का जो विकास है वो एकदम नहीं हुआ है। इसका धीरे धीरे विकास हुआ है, इसका निर्माण नहीं हुआ है। जिस तरह से ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र का स्नेह स्नेह विकास हुआ है, उसी तरह से ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था का भी स्नेह स्नेह विकास हुआ है। ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली के अंदर 1937 के ब्रिटिश सम्राट के मंत्रिमंडल के परिनियम जो है उसके आधार पर मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की नींव रखी गई है। अब अपन देखते हैं कि ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था की मूल रूप से क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। नंबर 1, सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। ब्रिटिश संस्थात्मक शासन प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि यह ब्रिटिश कार्यपालिका जो है वो सम्राट से पृथक है। कैसे? इस अर्थ में पृथक है कि ब्रिटिश कार्यपालिका जो है वो कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि सम्राट जो होता है वो नाम मात्र का प्रधान है। दोनों चीजें अलग अलग है। सम्राट को नाम मात्र का प्रधान इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन के अंदर सिद्धांततः शासन करने की समस्त शक्तियां सम्राट को प्रदान की गई है।
लेकिन वास्तविक अर्थों में सम्राट को प्रदत्त उन सभी शक्तियों का प्रयोग जो है धरातल पर शासन सत्ता के क्षेत्र में, वह कार्यपालिका के द्वारा या वहां की मंत्रिमंडल के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। ब्रिटिश कार्यपालिका की व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की अगली विशेषता जिसको अपन चिन्हित करते हैं वो होती है व्यवस्थापिका। अब व्यवस्थापिका वहां पर कौन है? व्यवस्थापिका में लोक सदन है और दूसरा लोकसभा, यानी वहां की जो संसद है उस संसद के दो अंग लोक सदन और लोकसभा, और वहां की कार्यपालिका के अंदर अपन मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं, मंत्री एवं प्रधानमंत्री। तो अगर इसका अपन और सरलीकरण करें तो यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर लोक सदन और लोकसभा और वहां के मंत्री और प्रधानमंत्री परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। घनिष्ठ रूप से संबंधित इस अर्थ में है कि ये जो प्रधानमंत्री और मंत्री जो नियुक्त किए जाते हैं वो अनिवार्य रूप से लोकसभा या लोक सदन में से किसी के भी मेंबर होने अनिवार्य, इनमें से ही नियुक्त होते हैं। और ये मंत्री और प्रधानमंत्री लोक सदन और लोकसभा की कार्यवाहियों के अंदर भाग ले सकते हैं। अगर किसी समय के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रियों को विश्वास प्राप्त नहीं रहता है तो उसमें से लोक सदन उन्हें उनके 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भी अपने पद से च्युत कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका, क्योंकि कार्यपालिका का जो चयन है वो व्यवस्थापिका में से किया जाता है, कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका की बैठकों के अंदर भाग लेते हैं और कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो पूरी तरह से व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर है और कार्यपालिका के सदस्यों को नियंत्रित करने का कार्य भी व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश कार्यपालिका के अंदर वहां की व्यवस्थापिका और वहां की कार्यपालिका दोनों परस्पर बहुत ज्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। इसका तीसरा जो विशेषता है वो है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। जिन जिन देशों में मंत्रिमंडलात्मक या संस्थात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है वहां की विशेषता ये होती है कि वहां पर मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है। मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णय सभी मंत्रियों के एक समान माने जाते हैं। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का हेड होता है और अपने विभाग की कार्य व्यवस्था का वो संचालन करता है, लेकिन अगर उसके विभाग के द्वारा कोई भी नीतिगत गलती की जाती है तो उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। जैसे गृह मंत्री के द्वारा कोई नीतिगत गलती की जाती है तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उसके लिए उत्तरदायी है सामूहिक रूप से। इसलिए कहा जाता है कि संस्थात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं, यानी डूबने की स्थिति आती है तो सारे एक साथ डूबते हैं और उनके तैरने की स्थिति आती है तो एक साथ तैरते हैं। एक मंत्री के द्वारा की गई नीतिगत गलती के लिए संपूर्ण मंत्रिमंडल को सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। ब्रिटिश कार्यपालिका की यह भी एक विशेषता है। चौथी विशेषता इसकी यह है कि मंत्रिमंडल के अंदर निर्णय जो है वो गोपनीयता के सिद्धांत के आधार पर लिए जाते हैं। गोपनीयता से तात्पर्य है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अंदर मंत्रियों के द्वारा लिए गए निर्णयों के अंदर पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाती है। इसलिए मंत्रियों के शपथ के अंदर पद की शपथ दिलाई जाती है। दो तरह की शपथ होती है, एक पद की एवं दूसरी होती है गोपनीयता। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मंत्री अपने द्वारा किए गए कार्यों या मंत्रिमंडल की बैठकों में निर्णयों को लेकर जो विचार विमर्श की प्रक्रिया चलती है उसमें पूरी तरह से गोपनीयता बरतते हैं। वो उनको समाज के अंदर या प्रेस के समक्ष आउट नहीं कर सकते हैं।
इस गोपनीयता के कारण भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है। पांचवा है मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता। राजनीतिक सजातीयता वस्तुतः मंत्रिमंडल के निर्माण के संदर्भ में संस्थात्मक शासन प्रणाली के अंदर यह नियम होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो कार्य मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा और लोक सदन या लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एक ही दल के हों, लेकिन मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में एकजुट होकर कार्य करे। इसके लिए जरूरी है कि मंत्रिमंडल का निर्माण जो इस तरह से किया जाता है कि वो जो तकरीबन एक ही दल से होते हैं। एक ही दल का होने के कारण मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्यों के अंदर राजनीतिक सजातीयता का परिचय भी हमें मिलता है और राजनीतिक सजातीय के रूप में एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। और इसकी छठी जो विशेषता होती है, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल में नेतृत्व। ब्रिटिश कार्यपालिका के अंदर वहां का जो मंत्रिमंडल है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य नियुक्त भले ही सदन या लोकसभा में से किए जाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को नियुक्त करने की जो विवेकाधिकार है वह वहां के प्रधानमंत्री को प्राप्त है। वहां का प्रधानमंत्री जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो लोक सदन और लोकसभा का मेंबर है, तो उसको मंत्री नियुक्त कर सकता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाने का उसको अधिकार है, मंत्रिमंडल की बैठकों की उसको अध्यक्षता करने का अधिकार है और मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों के अंदर उसकी प्रभावकारी या अहम भूमिका रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल एक टीम होती है और इस टीम को लीड करने का कार्य वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है या कैबिनेट्स की जो व्यवस्था है, उसमें सम्राट को वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता प्रदान की गई है। वास्तविक कार्यपालिक व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका को एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जोड़ा गया है। व्यवस्थापिका माने लोक सदन और लोकसभा, कार्यपालिका माने मंत्री और प्रधानमंत्री, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है। मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णय के लिए सभी मंत्री सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। नीतिगत रूप से अगर गलती होने पर एक मंत्री इस्तीफा देता है तो सारी की सारी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। और मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपने द्वारा या मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों, विचार विमर्श की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में गोपनीयता का परिचय देना पड़ता है। जब तक कोई भी नीतिगत निर्णय बाहर नहीं आता तब तक कोई भी मंत्री अपनी इस चीज को प्रेस के सामने व्यक्त नहीं करता है। उनको पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है। और मंत्रिमंडल एक ही दल से निर्मित होने के कारण इसमें राजनीतिक सजातीयता का गुण भी पाया जाता है। ब्रिटेन के अंदर वहां के जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा लीड रोल के अंतर्गत कार्य किया जाता है। तो आज अपन ब्रिटिश कार्यपालिका में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक अपन इसके बाद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।